सो मेरे प्यारे बच्चों, लेट वी स्टार्ट टुडेस लेक्चर। आज हमें पढ़ने हैं एग्जांपल्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस। हम एलिमिनेशन कर चुके हैं, लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स को पढ़ करके, उसको समझ करके हम ये देखेंगे कि किस तरह से होता है ये रिएक्शन। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले हम एलिमिनेशन में पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक, अब आपको पता है डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है। यू वेरी वेल नो दैट डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर यानी अल्कोहल से वाटर की रिमूवल जो होती है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। जैसे मान लो फॉर अ टाइम मैंने एक अल्कोहल ले लिया, कहा CH3 CH2 OH। ठीक है बच्चे, और मैंने क्या किया, यहां पर H2SO4 रख दिया। H2SO4 वो भी कॉन्सेंट्रेटेड। Now this reaction is temperature based reaction। यहां पे हम देखेंगे कि अगर टेम्परेचर आपका 443 केल्विन हुआ, अगर टेम्परेचर 443 केल्विन हुआ, ठीक, तो हमारे पास, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, OH यहां और ये वाला H यहां, तो यहां से मैं वाटर को रिमूव कर दूंगा। ठीक, ये वाला अगर 443 केल्विन होता है और हमारे पास बन जाता है एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH। लेकिन बेटा माइंड इट, अगर यही टेम्परेचर आपके थोड़ा कम हो गया, से 413 केल्विन हो गया, तो बेटा ये ईथर देता है। इट गिव राइज टू ईथर्स। अब यही टेम्परेचर और कम हो गया, से ये टेम्परेचर 383 केल्विन हो गया, तो इट गिव राइज टू हाइड्रोजन सल्फेट CH3 CH2 HSO4। ठीक, सो इट इज अ टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन। ये टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन है। ठीक है जी, तो टेम्परेचर बेस्ड, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस तरह से ये रिएक्शन होता है। देखो बेटा, इसको समझने के लिए तुम्हें बड़ी मस्त बात बताता हूं। आपको जितने भी लोगों ने आज तक पढ़ाया होगा बेटे, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन में हमेशा कार्बोकैटायन मैकेनिज्म बताया होगा। बोलो मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? क्या आपको अल्कोहल की डिहाइड्रेशन में कार्बोकैटायन का मैकेनिज्म बताया होगा कि नहीं बताया? यस। बहुत दुख के साथ कहता हूं, बहुत गलत पढ़ाया है तुम्हारे। ठीक, क्या है कि ये तो डिपेंड करेगा E1 है कि E2 है। कार्बोकैटायन तो E1 में बनता है, E2 में तो कार्बोकैटायन बनता ही नहीं है। ठीक, तो बेसिकली अगर प्राइमरी अल्कोहल होता है तो E2 होगा, अगर टर्शियरी अल्कोहल होता है तो E1 के हम सोचेंगे। ये सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, ताकि आपको बिल्कुल आराम से मैं क्लियर कर सकूं किसी भी बात को। ठीक, देखिए बेटा, पहले हम बात करेंगे इसमें कि E2 रिएक्शन, इसमें E2, क्योंकि देखो यह तो प्राइमरी है, अगर ये प्राइमरी है, अनब्रांच्ड है, तो इसमें E2 होगा। तो E2 इन एल्कोहल। अब ये किसी ने बताया नहीं तुम्हारे को बेटा कि E2 भी होता है। हर आदमी ने कार्बोकैटायन बनाना है और उसके हिसाब से आपको बता देना है ना, और हम लड्डू बनते रहे, हमें क्या पता क्या होगा। हमने सोचा ही नहीं कि भैया अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, इट इज नॉट अ सबस्ट्रेट ऑफ E1, इट इज सबस्ट्रेट ऑफ E2। तो E2 में आपके पास हमेशा आपको होता है साइमल्टेनियस स्टेप होते हैं। ठीक है ना। अब E2 में क्या होगा, हमारे पास ये जो H2SO4 था, H2SO4 will break up into H positive and HSO4 negative. H positive and HSO4 negative. Clear? अब ये जो H positive है बेटा, ये अटैक करेगा ऑन दी अल्कोहल। ठीक है जी,
H पॉजिटिव जो है वो ये अटैक करेगा ऑन द अल्कोहल, जैसे CH3, CH2, OH था, तो ये जो H पॉजिटिव है ये इसके लोन पेयर्स पे अटैक करेगा. सो दिस विल अटैक ऑन द लोन पेयर ऑफ दिस अल्कोहल, और उससे हमारे पास बन जाएगा CH3, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं CH2OH H1 पॉजिटिव. देखो बेटा, इसको अपन प्रोटोनेटेड अल्कोहल का नाम देते हैं. दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोनेटेड अल्कोहल. अब ज्यादातर टीचर क्या करते हैं, ज्यादातर टीचर ऐसा करते हैं, इसका पहले कार्बोकेटाइन बना देते हैं, ठीक, और फिर H को रिलीज करवाते हैं, विच इज रॉन्ग. ये प्राइमरी के केस में कभी नहीं होगा मैं, ठीक. ये E2 है, तो यहां पर आपके पास क्या होगा, साइमल्टेनियस स्टेप है. यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और यहाँ के यहाँ जाएंगे, क्योंकि H2SO4 एक एसिड है, ठीक, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसकी वजह से हमारे पास अगर टेम्परेचर 443 केल्विन होता है तो एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है, CH2 डबल बॉन्ड CH. वाटर इज गिवन आउट एंड H पॉजिटिव इज गिवन आउट. ठीक है जी, तो ये रिएक्शन हो गया आपके पास. क्लियर? उम्मीद करता हूं पहला रिएक्शन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि ये H पॉजिटिव कैसे बना, ठीक, ये एल्कीन कैसे बना, ठीक. अब देखो बेटे, हमारे पास अगली बात आएगी कि अगर यही टेम्परेचर, बेटे यही टेम्परेचर अगर मेरे पास 413 केल्विन होता है तो ईथर क्यों बनते हैं. देखो बेटा, इसको समझने के लिए हम पहले ये समझ लेते हैं ऐसा होता ही क्यों है. देखो बच्चे, सिंपल बात ये है कि इस रिएक्शन में अगर देखा जाए तो हमारे पास एलिमिनेशन की बात करें तो एल्कीन के साथ साथ वाटर बन रहा है. अब इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान देंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे, 1 पाई बनेगा, यानी इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड्स टूटे, 1 पाई बना. बेटा आप अच्छे जानते हैं सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है. ये आप अच्छे से जानते हैं, ठीक. क्लियर? यहां 2 सिग्मा बॉन्ड टूटने और 1 पाई बॉन्ड बनने की वजह से एनर्जी एब्सॉर्ब इज मोर, एनर्जी रिलीज इज लेस. तो इस रिएक्शन का डेल्टा H जो होगा वो पॉजिटिव होगा, डेल्टा H पॉजिटिव होगा. क्यों? क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड टूटे हैं, 1 पाई बना, डेल्टा H पॉजिटिव है. ऑन द अदर हैंड यहां 1 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बने हैं, तो डेल्टा S जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा. आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली ये हमारे पास अनफेवरेबल फिनोमिना है और ये हमारे पास फेवरेबल फिनोमिना है. फॉर अ रिएक्शन टू बी फेवरेबल, डेल्टा H नेगेटिव होना चाहिए, वो नहीं है, वो पॉजिटिव है, अनफेवरेबल है. लेकिन T डेल्टा S या डेल्टा S पॉजिटिव होना चाहिए, वो है, यानी फेवरेबल है. और इसलिए फॉर स्पॉन्टेनिटी के लिए T डेल्टा S should be greater than delta H. T डेल्टा S जो होना चाहिए वो डेल्टा H से ज्यादा होना चाहिए, and that can be at the high temperature. Therefore high temperature is needed. High temperature is needed. बट अगर टेम्परेचर लो होता है जैसे ये, तो ये बॉन्ड नहीं टूटते, पाई बॉन्ड नहीं बन पाता है, क्योंकि डेल्टा H जो T डेल्टा S है उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, यानी T डेल्टा S डेल्टा H को क्रॉस नहीं कर पाएगा लो टेम्परेचर. तो होगा क्या, होगा ये एक दूसरी अल्कोहल भी यहाँ पे होगी, क्योंकि अल्कोहल तो हमने तो सैंपल डाला है. अब ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, ठीक है ना. क्यों?
क्योंकि हमने बोल दिया कि डेल्टा एच को टी डेल्टा एच कंपनसेट नहीं कर पाएगा, तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। उल्टा दिस एल्कोहल विल अटैक ऑन दिस पॉजिटिव कार्बन। ये पॉजिटिव कैसे हुआ? जब इससे इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ ही जाएगा, तो ये इस पे अटैक करेगा और वाटर बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पास बनेगा CH3CH, ठीक, यहां पे आएगा 2, इसका जुड़ा O और यहां पॉजिटिव CH2CH3। ठीक है जी। अब यहां से यहां चला गया, ठीक। अब ऑब्वियसली हमारे पास बन गया CH3 CH2O CH2CH3 और बाहर निकला H पॉजिटिव, सो ईथर बन गया ये, ठीक। क्योंकि हाई टेम्परेचर पे तो चलो ठीक है एलिमिनेशन हो जानी थी, जब टेम्परेचर लो था तो टी डेल्टा एच विल नॉट ओवरकम डेल्टा एच, तो अनदर अल्कोहल मॉलिक्यूल विल अटैक ऑन दिस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, और जिससे हमारे पास क्या होगा, जब ये यहाँ अटैक करेगा वाटर बाहर निकलेगा, वाटर विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय व्हाट यू कैन से, वाटर विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय H2SO4 और ये प्रोटोनेटेड ईथर बन जाएगा, यहां से H पॉजिटिव निकल के ईथर बन जाएगा। नाउ इफ टेम्परेचर इज स्टिल लोअर 383 केल्विन, अगर टेम्परेचर बहुत ही लो है बेटा 383 केल्विन है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि इसकी मोबिलिटी कम हो जाती है, इसकी मोबिलिटी कम हो जाती है, तो हमारे पास मीडियम में ये और ये नेगेटिव पड़े होते हैं, क्योंकि H2SO4 वाटर को एब्सॉर्ब कर सकता है, ये जैसे ही वाटर एब्सॉर्ब होता है, ठीक, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि मोबिलिटी इज लेस, तो लोअर टेम्परेचर पर मोबिलिटी लेस होने की वजह से अगला अल्कोहल अटैक नहीं कर पाता, बल्कि इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव को आपस में जोड़ दिया जाता है, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है। बोलो बच्चे, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक। अब ये E2 है, आपको करवाया जाता है E1, ठीक, ये E2 होता है। अब मस्त बात, हम ये जानते हैं E2 में रीअरेंजमेंट नहीं होती। अब तुम्हारा कोई, जैसे तुम मेरी ये बात किसी को बोलोगे कि इसमें तो E2 होता है, कार्बोकेटाइन बनता नहीं, बड़ा होशियार चंद बनेगा, वो कहेगा अच्छा नहीं बनता, तो एक बात बताओ कि CH3 CH2 CH2 CH2OH अगर मेरे पास हो और उसमें अगर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लगाया हो, तो प्रोडक्ट बताओ, ठीक। तो वो प्रोडक्ट ये बताएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। बोलेगा अगर रीअरेंजमेंट नहीं होती, तो भैया अगर इवन नहीं होता तो ये कैसे बना, आपका तो यही बनना चाहिए था, उसको समझाना है। बोला मूर्खों के लिए बहुत कम जगह है वर्ल्ड में, थोड़ा समझ लोगे तो मूर्ख नहीं रहोगे, ठीक। क्या करना है, कहना इसमें डेफिनेटली E2 होगा, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ठीक, इसमें E2 होगा, E2 होगा तो H पॉजिटिव अटैक करेगा। H पॉजिटिव कहां अटैक करेगा, लोन पेयर पे अटैक करेगा, जब लोन पेयर पे अटैक करेगा तो CH3 CH2 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 OH H1 पॉजिटिव बनाएगा, और जैसे हमने बोला था साइमल्टेनियस स्टेप होंगे, ठीक, ये वाला H जो है वो यहां इलेक्ट्रॉन देगा और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, ठीक, तो फिर ये बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे अल्कीन बन जाएगा। बट बेटे होगा क्या, बिकॉज दिस रिएक्शन इज प्रेजेंट इन द एसिडिक मीडियम, अब एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव पड़ा हुआ होता है, तो H पॉजिटिव जो है वो इस एल्कीन पे अटैक कर जाता है, ये जो H पॉजिटिव है वो इस एल्कीन पे अटैक कर जाता है जो बनती है, और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां चले जाते हैं, अब हमारे पास कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाता है,
अब हमारे पास कार्बोकटायन जनरेट हो जाता है। तो देखो रिएक्शन E2 था, लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट हुई। वो इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट इतना स्टेबल नहीं था और मीडियम एसिडिक था। ठीक, अब फर्दर यहां से H जाएगा और हमारे पास ये बन जाएगा, एज दिस इज स्टेबल एल्कीन, तो ये स्टेबल एल्कीन इसके मुकाबले ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसमें रीअरेंजमेंट ऐसे हो जाएगी। तो प्रोडक्ट तो यही बनेगा, बट रिएक्शन E1 नहीं है, रिएक्शन E2 ही है। ये E2 होने के बाद, E2 होने के बाद हमारे पास एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट। मैंने आपको पहले भी एक बार कभी बताया था, एक टाइम पे सिर्फ एक रीअरेंजमेंट करना। अगर आपने मान लो एक बार हाइड्राइड शिफ्ट कर दी, तो एक बार हाइड्राइड शिफ्ट होगी, उससे आगे नहीं। और कई लड्डू टीचर क्या करते हैं, अरे जब तक हमारे पास स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनेगा और रीअरेंजमेंट करते चले जाओ। ऐसा नहीं होता है, वो गधों वाला काम होता है। समझ में आई बात? एक टाइम पे एक ही रीअरेंजमेंट होती है। साइमल्टेनियस रीअरेंजमेंट्स कब होती है? जब मीडियम एसिडिक हो। ठीक, इसमें साइमल्टेनियस रीअरेंजमेंट्स हो सकती है। अगर मान लो इसमें इससे आगे भी और स्टेबल बन सकता, टर्शरी बन सकता, ठीक, तो फिर से रीअरेंजमेंट हो जाती। जैसे अगर मान लो मेरे पास इस तरह का कुछ होता, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH2OH। अब इसमें तुम रिएक्शन, तुम्हें बोलते कि भैया प्रोडक्ट बताओ जब इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H+O4 लगाए। ठीक है जी, तो फर्स्ट स्टेप में आप यहां बना दीजिएगा, क्योंकि ये प्राइमरी है और प्राइमरी जो होता है उसमें E2 होता है, तो फर्स्ट स्टेप में ये यहां पे बनेगा। ठीक, अब ऑब्वियस सी बात है कि इसमें एसिडिक मीडियम है, तो H पॉजिटिव फिर अटैक करेगा, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे। ठीक, क्यों? यहां के इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, कार्बोकटायन बनेगा, फिर रीअरेंजमेंट करोगे, हमारे पास बन जाएगा CH3CH CH3 CH। ठीक, यहां पे आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी, और CH3। अब फिर से एल्कीन बना देना, थोड़ा ऊपर ले जा रहा हूं, नीचे जगह नहीं है मेरे पास। ठीक, तो यहां से फिर से एल्कीन बना देना, CH3C CH3H CH डबल बॉन्ड CH लेकिन क्योंकि मीडियम एसिडिक है और अभी भी ये स्टेबल नहीं है, तो हमारे पास फिर से H पॉजिटिव का अटैक दिखा दें। ठीक, यहां के इलेक्ट्रॉन अब यहां पर जाएंगे। ठीक है जी, और कार्बोकटायन यहां जनरेट हो जाएगा, CH3 यहां पे H, यहां CH1 पॉजिटिव, CH2 और यहां पर CH3। अब आप इसकी रीअरेंजमेंट करके टर्शरी कार्बोकटायन बना के फिर प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। यानी ये जो कहते ना एक के बाद एक रीअरेंजमेंट करो आते चले जाना, नहीं करवानी है। ये सिर्फ तभी करवानी होती है अगर मीडियम एसिडिक हो और लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन एल्कीन जैसे पाई बॉन्डेड जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो, तब एक के बाद एक रीअरेंजमेंट होती, नहीं तो नहीं होती। एट अ टाइम सिर्फ एक ही रीअरेंजमेंट होती है बेटा। ठीक, क्योंकि हर रीअरेंजमेंट के लिए कुछ एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है बच्चे। ठीक, तो बेसिकली आप ये ध्यान दो कि यहाँ पे हमने रीअरेंजमेंट के बाद रीअरेंजमेंट शो की है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि मीडियम एसिडिक है। ठीक, और दूसरा लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। पर मजे की बात यहाँ प्राइमरी था और प्राइमरी में E2 हुआ। ठीक, क्लियर? जो भी कहा इसमें अगर मान लो इस पर्टिकुलर में अगर कर भी देगा तो वो रिएक्शन को यहीं तक ले जा सकेगा, E1 अगर कर भी देता है, जबकि E1 तो इसमें है ही नहीं है। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? जल्दी जल्दी ऐसे लिखो, कहां पे साइमल्टेनियसली वो होती जानी है रीअरेंजमेंट्स। ठीक है, क्योंकि बेटा सब जगह साइमल्टेनियस रीअरेंजमेंट नहीं होती बच्चे। ठीक,
एट टाइम एक ही रीअरेंजमेंट होती है, सिर्फ यहाँ पे साइमल्टेनियस रीअरेंजमेंट देखी जा रही है, ठीक, क्योंकि एसिडिक मीडियम लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन पे अटैक कर जाएगा। और दूसरी बात, टेम्परेचर का कंट्रोल भी यहाँ समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो, टेम्परेचर का कंट्रोल भी समझ में आ गया, ठीक। नाउ नेक्स्ट बात, अब हमने E1 E2 किया है बेटा, यहां पर ऐसे ही E1 भी होता होगा, ऐसे ही E1 भी होता होगा, और E1 जो है उसके लिए सबस्ट्रेट्स आपको लिखवाए होंगे, E1 के लिए सबस्ट्रेट्स मैंने लिखवाए हुए। तो अगर हम E1 की बात करते हैं बच्चों, ठीक, तो E1 कहां होगा, सेकेंडरी में, या फिर सेकेंडरी ब्रांच में, या फिर टर्शरी में, या प्राइमरी विद द क्वाटरनरी बीटा कार्बन, जैसे नियोपेंटाइल अल्कोहल, ठीक। तो अब हम बात करेंगे E1 इन अल्कोहल्स, E1 इन अल्कोहल्स, ठीक है जी। अब जब अल्कोहल्स पे E1 करते हैं, ठीक, तो मैं एग्जांपल लेता हूं से नियोपेंटाइल अल्कोहल, नियोपेंटाइल अल्कोहल with concentrated H2SO4 at 443 Kelvin, ठीक है जी। अब देखो भाई, नियोपेंटाइल अल्कोहल जो है हमारे पास, ठीक, ये क्या होती है, नियोपेंटाइल अल्कोहल में CH3C, CH3, CH3, CH2OH। बेटा नियो ऐसा ग्रुप होता है जिसमें क्वाटरनरी कार्बन हो, जिसमें क्वाटरनरी कार्बन हो, ठीक, उसको नियो बोल देते हैं बेटा। समझ में आई बात की नहीं आई, ठीक, जिसमें क्वाटरनरी कार्बन हो उसको नियो बोल देते हैं, ठीक। अब देखो बच्चे, इसमें E1 होना है तो पहले H2SO4 जो है वो टूटना है into H पॉजिटिव and HSO4 नेगेटिव, ठीक। Now H positive will attack on the lone pair of this, ये प्राइमरी है बट क्वाटरनरी बीटा कार्बन है, तो इसमें E1 होगा, प्राइमरी विद क्वाटरनरी बीटा कार्बन E1 होगा। अब हमारे पास यहाँ पे CH3, C, CH3, CH3, CH2 1 पॉजिटिव होगा, ठीक है जी। वाटर बाहर निकल जाएगा, पहले चलो प्रोटोनेटेड बना लो, ठीक, ये लो, ये बना प्रोटोनेटेड अल्कोहल, तो फर्स्ट पार्ट पे हमारे को बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्योंकि अब इसमें ये तो प्राइमरी था सर, इसमें E1 हुआ क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, ये अल्फा कार्बन बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो साइमल्टेनियस स्टेप हो ही नहीं सकता था, तो ऑब्वियसली एक ही चांस था कार्बोकेटाइन बन जाए, ठीक। तो यहां से वाटर बाहर निकला, और वाटर बाहर निकलते ही CH3C, CH3, CH3, CH2 1 पॉजिटिव बन गया, ये नियोपेंटाइल कटायन बन गया। अब इस नियोपेंटाइल कटायन में बेटे हमारे पास रीअरेंजमेंट हो जाएगी, कौन सी शिफ्ट होगी, मिथाइल शिफ्ट, और उस मिथाइल शिफ्ट के चलते हमारे पास बन जाएगा CH3C, CH3 1 पॉजिटिव, CH2 CH3, ठीक। नाउ इससे 2 प्रोडक्ट्स कैन बी पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है। बट बेटा जी ये 2 प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे, एक तो अगर यहां से निकला तो CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है, और अगर यहां से निकला तो बनेगा CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH, CH3, गॉट इट और नॉट। यानी ये बन गया आपके पास हॉफमैन प्रोडक्ट, दिस इज योर हॉफमैन प्रोडक्ट एंड दिस इज योर सेट-जेफ प्रोडक्ट। अब ऑब्वियसली यहां मेजर कौन सा होगा, कौन सा मेजर होगा, ऑब्वियसली सेट-जेफ प्रोडक्ट इज मेजर,
CZ प्रोडक्ट इज मेजर। बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में लगातार रीअरेंजमेंट्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है। Until the alcohol becomes most stable, ठीक, जब तक कि अल्कोहल मोस्ट स्टेबल ना बन जाए तब तक वो रीअरेंजमेंट देता चला जाएगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन में। ठीक है जी, बोलो बेटा E1 भी समझ में आया, E2 भी समझ में आया, जल्दी बोलना। अब देखो बेटे, यही जो है हमारे पास ये रिएक्शन ना केवल इसमें बल्कि Al2O3 में भी होता है, थोरिया में भी होता है। ये मिटा दो बच्चे नीचे। देखो बच्चे, इसी रिएक्शन को हम, इस एलिमिनेशन को हम लोग कर सकते इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड लाइक Al2O3। पर Al2O3 में अगेन टेम्परेचर बेस तो रहना ही है, क्योंकि हमें पता है Al2O3 जो होगा वो एक लुईस एसिड होगा, तो उसकी यू कैन से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी थोड़ी कम होगी देन दैट ऑफ H पॉजिटिव। ठीक, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। अगर 623 केल्विन होगा तो एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। ठीक, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, और अगर 513 केल्विन तक होता है तो बेटे यहां पे भी ईथर बन जाते हैं। ठीक है, कम टेम्परेचर पे ईथर और हाई टेम्परेचर पे एल्कीन्स बनते हैं। ठीक, डिहाइड्रेटिंग एजेंट यही नहीं होते, इसमें हम THO2 डिहाइड्रेटिंग एजेंट बहुत सारे यूज कर सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर याद रखना, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इसकी प्रेजेंस में हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है अगर कभी ऐसा चांस आता। ठीक, इसमें हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है अगर कभी ऐसा चांस आए, और इसमें सीड्ज़ प्रोडक्ट बनता है। ये मैं पहले क्लियर कर चुका हूं इन हॉफमैन प्रोडक्ट एंड सीड्ज़ प्रोडक्ट के उसके अंदर। इसलिए और डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन से होंगे, इसके अलावा और डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कौन से होंगे? देखो बेटे, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स की बात करें तो वी कैन यूज थोरिया THO2 at 300 केल्विन टू 400 केल्विन। एक हमारे पास थोरिया और यूज हो सकता है। ठीक, अकेला थोरिया ही नहीं बल्कि यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो था ही। वी कैन यूज H3PO4, वी कैन यूज H3PO4 प्लस दैट ऑफ हीट। ऑब्वियसली हीट तो करना ही पड़ेगा, बिना हीट के नहीं होगा ये। ठीक, इसी तरह से यहां इसकी जगह KHSO4 भी लिखा हो सकता है। ये सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट बता रहा हूं मैं। ठीक है, Al2O3 तो पता चल गया, H2SO4 तो पता चल गया, यहाँ पे P2O5 भी लिखा हो सकता है। इट इज ऑल्सो अ वेल नोन डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक, और यहीं पर बेटे हमारे को POCl3 भी लिखा हो सकता है। इट इज ऑल्सो गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इनमें से कुछ भी अगर देखो, ये सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। तो सिर्फ H2SO4 ही मत ढूंढते रहना। अगर आपको H3PO4 लिखा है, KHSO4 लिखा, P2O5 लिखा, POCl3 लिखा, इन सब का काम भी डिहाइड्रेशन है। ठीक, थोरिया लिखा, अल्मोना लिखा, ये सब डिहाइड्रेशन का ही काम करते हैं। अब देखो बेटे, हमारे को इसमें क्वेश्चन एक आ सकता है, ठीक है जी, कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल
कैन बी डिहाइड्रेटेड मोस्ट रेडिली। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग alcohol can be dehydrated most readily, ठीक, ए है CH3 CH3OH CH2CH3, बी है CH3C CH3H CHOH CH3, सी है CH3 CH3 CH2 CH2OH। ठीक है जी। अब इसी तरह से डी है CH3, ठीक, और CH2OH, या चलो सी में एक तीनों में कर, तो फिर आगे समझाऊंगा और आपको। अब ये आपको पता है कि दिस इज टर्शियरी, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज प्राइमरी, और तुम्हें पता है एलिमिनेशन हमेशा टर्शियरी की सबसे ज्यादा होती है, चाहे E1 हो चाहे E2। तो यहां ऑर्डर रहेगा A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C। ठीक, और मजे की बात बताऊं, टीचर लोग बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के हिसाब से देखो। अब देखो तुम्हें मैं गूगली देता हूं। ठीक, क्या है ये, तो ठीक है, आप इसको स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन से देखते नहीं देखते मेरी बिला से, आपकी एलिमिनेशन चाहे E1 हो चाहे E2 हो, पता है कि टर्शियरी सबसे ज्यादा होनी है। आपको कल समझाया था मैंने कि चाहे एलिमिनेशन E1 टाइप हो चाहे E2 टाइप हो, हमेशा और हमेशा सबसे ज्यादा कहां होनी है, टर्शियरी में सबसे ज्यादा होनी, वो पता है। लेकिन मजे की बात देखो, मजे की बात यह है कि विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट, withdrawing group present on beta carbon increases the ease of dehydration। अब ये जो लड्डू लोग तुम्हें पढ़ाते हैं कि भैया हमारे पास कार्बोकैटायन देखो, तो कार्बोकैटायन तो विड्रॉइंग ग्रुप जो होगा कार्बोकैटायन को अनस्टेबल करेगा, तो ये क्वेश्चन तुम कंपटीशन में गलत कराते हैं, लेकिन तुम मेरे साथ हैं, ठीक, तो मैं गलत होने नहीं दूंगा कभी भी जिंदगी में। ठीक, हमारे पास बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी dehydrated most readily। ठीक, और हमें क्या क्या दे रखा है ध्यान दीजिएगा। ए दे रखा है CH3 CHOH CH2 NO2। ठीक है जी। दूसरा दे रखा है CH3 CHOH CH2CN। सी दे रखा है हमारे को CH3 CHOH CH2CN। ठीक है जी। और डी जो दे रखा है वो CH3 CHOH CH2CH3 दे रखा है। ठीक है जी। अब बेटा इसमें ईज बोली है, देखो इसका -I है और वेरी स्ट्रॉन्ग, -I वेरी स्ट्रॉन्ग, इसका -I है स्ट्रॉन्ग है, इसका -I है वीक है, ठीक, और इसका तो है ही +I। और मैंने कहा विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन।
तो यहां जो ऑर्डर रहेगा, ए का ज्यादा, देन बी, देन सी, देन डी, ये ऑर्डर रहेगा। पर सर किस वजह से कह रहे हो ऐसा कि विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द बीटा कार्बन इंक्रीजेस द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन? बेसिकली बेटा ये याद रखना, E1 एक मजबूरी है, वन टाइप मैकेनिज्म एक मजबूरी होते हैं। एक्चुअली मोर प्रोन हमेशा टू टाइप होते हैं, क्योंकि वन टाइप में कार्बोकेटाइन की जनरेशन होती है, विच इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अदरवाइज उसमें एनर्जी लगती है, ऐसे स्पॉन्टेनियस नहीं होता, अपने आप बनता नहीं, अनस्टेबल की तरफ। तो हमेशा ज्यादा प्रोन टू टाइप रिएक्शन होते हैं, और टू में साइमल्टेनियसली एच में जाना होता है, तो एच ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। तो जितना ज्यादा बीटा हाइड्रोजन एसिडिक होगा उतनी आसानी से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और उतनी आसानी से ये इलेक्ट्रॉन यहां देगा, उतनी आसानी से डिहाइड्रेशन। तो विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द बीटा कार्बन that definitely increases the speed of dehydration, because ये बीटा हाइड्रोजन को ज्यादा एसिडिक बना देता है, जिसकी वजह से बीटा हाइड्रोजन को रिलीज करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक। ऑन द अदर हैंड अल्फा कार्बन पे विड्रॉइंग ग्रुप वो हमारे को स्पीड को डिक्रीज करवा देगा। ठीक, विड्रॉइंग ग्रुप ऑन अल्फा कार्बन, ये ध्यान रखें, विड्रॉइंग ग्रुप ऑन अल्फा कार्बन, withdrawing group on alpha carbon decreases the speed of dehydration, अल्फा कार्बन पे विड्रॉइंग ग्रुप हो तो बेटा फिर ईज ऑफ डिहाइड्रेशन थोड़ी कम हो जाती है। क्यों? अगर अल्फा पे, इसी कार्बन पे विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो इलेक्ट्रॉन ये खींचता है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन साइड को जाते हैं, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं रहते। ठीक, क्लियर? और अगर कार्बोकेटाइन बनना हो तो स्टेबल नहीं होता है, दोनों ही चीजें हैं। तो ये किसी ने बताना नहीं पुत्र आपको, ठीक, कि विड्रॉइंग ग्रुप ऑन बीटा कार्बन, अगर बीटा कार्बन या और किसी कार्बन पे विड्रॉइंग ग्रुप है, वो इंक्रीज करेगा डिहाइड्रेशन की स्पीड को, और आपने गलत लगाना था इसको आज के पहले। हाँ, अल्फा कार्बन वाला डिक्रीज करेगा, वो बिल्कुल सही है। बोलो भाई, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, अब ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहा हूं आपको मैं, फटाफट से लिखते जाना। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन डिहाइड्रेशन, some important points on dehydration. पहला पॉइंट लिखिएगा, secondary and tertiary alcohol always gives even reaction. Secondary and tertiary alcohol always gives even reaction. Whereas primary alcohols, and secondary alcohols whose beta carbon, whereas primary alcohol and secondary alcohol whose beta carbon is not branched, gives E2. So next part, next लिखिए, primary and secondary alcohols having branched beta carbon, primary and secondary alcohol having branched beta carbon may give even reaction,
at somewhat higher temperature. At somewhat higher temperature. अगली बात लिखिएगा, the reactivity of alcohols for elimination is always, the reactivity of alcohol for elimination is always, the reactivity of alcohols for elimination is always, tertiary is greater than secondary is greater than primary. Tertiary is greater than secondary is greater than primary. Next point लिखिएगा, withdrawing group at the beta carbon, withdrawing group at the beta carbon increases the ease of dehydration, increases the ease of dehydration, whereas in alpha carbon, on alpha carbon, whereas on alpha carbon, they decrease the speed of reaction. They decrease the speed of reaction. अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखना है, tertiary alcohols are so reactive, tertiary alcohols are so reactive that they undergo dehydration on strong heating, even in the absence of dehydrating agent. Even in the absence of dehydrating agent, here copper acts as catalyst. Here copper acts as catalyst. इधर ध्यान देना भाई, अगर बेटे हमारे पास कोई प्राइमरी अल्कोहल है, CH3, CH2, CH2 और OH, मैंने कॉपर के प्रेजेंस में इसको हीट किया 573 केल्विन, ठीक है जी। देखो बेटे, आपको याद होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सब तुमने पढ़ी है, कॉपर इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा करते थे, लिटिल केदार भाई का नमक रामनूची आलू जरा पी के नमक से पकाता है, फिर आता था CU, पहला ही CU, तो पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? CU। सो इट्स अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होती है तो एल्डिहाइड बनता है, तो इसमें इसका एल्डिहाइड बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल का यहां पे क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। सो प्राइमरी अल्कोहल गिव राइज टू एल्डिहाइड्स when they are heated with copper. If we have secondary alcohol, and we heat it with copper, obviously that will also be oxidized and it give rise to ketone. Secondary alcohol give rise to ketone. Primary alcohol give rise to aldehyde. Secondary alcohol give rise to ketone. And if I have a tertiary alcohol, तो मैंने अभी आपको बताया tertiary alcohol are so reactive towards elimination कि even in the presence of copper or in the absence of dehydrating agent, they give alkenes, they give elimination.
कितनी इंटरेस्टिंग बात हो गई कि हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल अगर होंगे तो कॉपर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन देंगे, सेकेंडरी अल्कोहल भी कॉपर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन देगा, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल्स आर सो प्रोन टुवर्ड्स एलिमिनेशन कि इवन इन द एब्सेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट दे गिव एलिमिनेशन एज अ मेजर प्रोडक्ट। बात समझ में आती है? ठीक है, अगली बात लिखिएगा प्लीज, लास्ट बात। in dehydration in dehydration in dehydration rearrangements are always on the cards. Rearrangements are always on the cards whether reaction moves through E1 or E2। आपको समझा चुका हूं मैं कि E2 में भी यहां रीअरेंजमेंट होती है, वो फर्दर हो जाएगी, प्रोडक्ट बनने के बाद हो जाती है। क्लियर? तो कहने का मतलब यहां रीअरेंजमेंट्स हमेशा रहनी है। ठीक, इवन यहाँ पे इवन भी होगा ना तब भी रीअरेंजमेंट हो जाएगी इसमें। क्लियर? ओके, तो बेटा ये थे डिहाइड्रेशन, सारा क्लियर हुआ मेरे बच्चों? डिहाइड्रेशन क्लियर हो गया सभी बच्चों को? जल्दी बताओ, डिहाइड्रेशन क्लियर है सभी को? ओके, और एक बार ना यार ये भी बता दो, क्या पहले कभी ये डिहाइड्रेशन का ऐसा अकाउंट पड़ा था? थोड़े मन को संतुष्टि हो जाती है, और क्या है ना भाई? पहले कभी डिहाइड्रेशन का ऐसा अकाउंट पड़ा था जिंदगी में? ठीक, तो थोड़ा सा बस ऐसा है ना, टेम्परिंग हो जाती है ना, मन खुश खुश हो जाता, हाँ भाई मजा आया यार, है ना? ठीक, चलो एनी हाउ, डिहाइड्रेशन के बाद अगली बात पकड़ेंगे, अगली एलिमिनेशन पकड़ेंगे। और अगली एलिमिनेशन क्या होती है बेटा? अगली एलिमिनेशन है डीहाइड्रोजनेशन। ये बहुत सिंपल कार्यक्रम है, ठीक है? डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन और हाइड्रोहाइड्रोजनेशन और डीहाइड्रोजनेशन, ये दो चीजें, ठीक है? तो पहले अपन बात करेंगे डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन अगली बात हमारे पास आएगी डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन बेटा हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों की रिमूव, डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन। ठीक, सो removal of hydrogen and halogens both। ठीक, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, इसको डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरे पास है CH3 CH2 CH2Br, ठीक है? इसमें अपन अल्कोहलिक KOH लगा दिए, ठीक? तो बेटा यहां से H जाएगा, यहां से Br जाएगा, और यहां बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, साथ में KBr, साथ में वाटर। ये रिएक्शन हमारे पास यहां पे होने वाला है। दिस इज द रिएक्शन वी आर हैविंग ओवर हियर, ठीक है जी? अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक? लेट मी डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस, ठीक? सबसे पहले इसमें भी E1 E2 दो तरह के मैकेनिज्म होंगे। E1 तब होगा अगर आपका टर्शियरी कंपाउंड हो, सेकेंडरी ब्रांच्ड हो, और या फिर प्राइमरी विद
सेकेंडरी, टर्शरी, सेकेंडरी, ये प्राइमरी। जैसे नियोपेंटाइल ब्रोमाइड था, जैसे आपको कह दिया नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड reacting with alcoholic KOH, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड reacted with alcoholic KOH। अब नियोपेंटाइल CH3C, CH3, CH3, CH2OH, ये नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, मैंने अल्कोहल लिख दिया, सॉरी। अब इसमें ये प्राइमरी है विद क्वार्टरनरी बीटा कार्बन, सो डेफिनेटली दिस रिएक्शन मूव्स थ्रू E1, ये E1 के थ्रू मूव होगा और आपका बनेगा कार्बोकटाइन। सो कार्बोकटाइन फॉर्म इज लाइक दिस। अब ये जो कार्बोकटाइन है ये प्राइमरी कार्बोकटाइन है, एंड दिस प्राइमरी कार्बोकटाइन विल बी रीअरेंज्ड। ये CH3 यहां आ जाएगा, ठीक है, और हमारे पास बनेगा CH3C, CH3, 1 पॉजिटिव CH2, CH3, ठीक है बच्चे। अब ये ऑब्वियस है, हमारे पास ये एलिमिनेशन है अल्कोहलिक OH की प्रेजेंस में, ये वाला H जाएगा इसमें, सेव द फ्रूट प्रोडक्ट बनाना, हालांकि इसमें हॉफमैन भी बन सकता है, आपको कंडीशंस पता है कहां पे कौन सी होगी, तो ये E1 हो जाए। और अगर E1 होता है तो रीअरेंजमेंट जरूर करनी है बेटा आपने, अगर E1 होता है तो रीअरेंजमेंट 101% जरूर करनी है बेटा, आपको याद होगा, ठीक है जी। जैसे अगर मान लो मेरे पास ऐसा होता CH3C, CH3H, CH, यहां लगाते Br, CH3, now this is secondary branched which is giving us E1, तो यहां पे E1 होना था, E1 होना है तो कार्बोकटाइन की जनरेशन होनी। अब कार्बोकटाइन की जनरेशन हुई लाइक दिस, एंड देन देयर विल बी हाइड्राइड शिफ्ट, ये H यहां शिफ्ट होगा, तो हमारे पास बनेगा CH3C, CH3, 1 पॉजिटिव CH2, CH3, ठीक, और फिर आप इसकी करोगे एलिमिनेशन, CH3C, CH3, डबल बॉन्ड CH, CH3, लो एल्कीन की फॉर्मेशन हमारे पास हो जाए, ठीक, क्लियर, एनी डाउट्स? बट ये याद रखना कि इसमें रीअरेंजमेंट्स की पॉसिबिलिटी जहां होगी जरूर करनी है। अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर देता कि कहीं और पर, जैसे यहाँ तो मैंने यहाँ पे लगाया, यहाँ रीअरेंजमेंट हुई है, ठीक, अब रीअरेंजमेंट जहां पे भी पॉसिबल है वो जरूर करके दिखाएंगे। ये हो गया E1, और वहीं पर बेटे हमारे पास E2 भी हो सकता है, डीहाइड्रोहाइड्रोजिनेशन में E2 भी तो हो सकता है, और E2 कहां पे होगा बेटा? E2 इन प्राइमरी, और अनब्रांच्ड सेकेंडरी, सेकेंडरी अनब्रांच्ड, सेकेंडरी अनब्रांच्ड एंड प्राइमरी, ठीक, प्राइमरी अनब्रांच्ड। जैसे कि अगर मान लो मेरे पास ऐसा है CH3, CH2, CH2, CH2OH, इसमें आपने अल्कोहलिक KOH लगा दिया बेटे, इसमें E2 होगा, प्राइमरी है, अनब्रांच्ड है, और यहीं से ही हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। इसमें और डिहाइड्रेशन में फर्क देखो, डिहाइड्रेशन में इसके बाद रीअरेंजमेंट होती थी क्योंकि वो एसिडिक मीडियम था, पर इसमें फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं होनी, यहां पे नो रीअरेंजमेंट्स व्हाटसोएवर, नो रीअरेंजमेंट, ठीक, जैसे प्राइमरी में रीअरेंजमेंट होती है इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होती है। तो ऐसे E1 या E2 कौन सा है ये आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर। बट एक खास चीज
मान लो अगर मेरे पास ऑलरेडी एक अल्कीन इस तरह का भी है, इसमें अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन कर दो। अब आप तो सोचोगे कि सीजर फ्रूट के अकॉर्डिंगली यहां से H निकलना चाहिए, बट इसमें हॉफमैन रूल लग जाएगा और इसमें आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा। रीजन क्या हो जाएगा, ये वाला H निकलेगा, निकलना आपके हिसाब से ये वाला चाहिए था अकॉर्डिंग टू सीजर फ्रूट, बट निकला ये। द रीजन इज इट इज कॉन्जुगेटेड नाउ, देयर मे बी रेजोनेंस, तो ये कॉन्जुगेटेड हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक, क्लियर। अलॉन्ग विद दिस, ये तो हो गया भाई कहां पे क्या होगा, कैसे होगा। अब बेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है जी, बेस कौन कौन से होते हैं ये भी थोड़ा ध्यान देते हैं कि E1 कौन से बेसिस में और E2 कौन से बेसिस में कौन कौन से बेस यूज हो सकते हैं, ठीक, ताकि आपको ये भी क्लियर हो सके। ठीक है जी, E1 में कौन सा बेस यूज करूंगा और E2 में कौन सा बेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो बेटा, E1 में थोड़े से वीक बेस भी चलते हैं, ठीक है, वीक बेसिस में be taken, for example KOH alcoholic, for example KOH alcoholic, NaOH alcoholic, even अल्कोहल एंड हीट भी हो सकता है, ठीक। लेकिन बेटा E2 अगर होगा ना, तो E2 के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग, हमारे को पता है E2 के लिए बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे को क्या चाहिए होती है, विड्रॉइंग ग्रुप, यानी स्ट्रॉन्ग बेस, रादर स्ट्रॉन्ग बेस इज नीडेड, नॉट विड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग बेस इज नीडेड। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से हो सकते हैं, देखो बेटा अल्कोहलिक KOH तो खैर फिर भी स्ट्रॉन्ग है ही, ठीक, पर इसमें हमारे पास और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग सकते हैं, जैसे इथोक्साइड्स, सोडियम पोटेशियम एल्कोक्साइड्स, NaNH2 अमाइड, ठीक, एक्वस साइनाइड्स, ये E2 के स्पेसिफिक बेसिस है। ऐसा नहीं है कि इसकी प्रेजेंस में ये नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, ये कह रहा हूं कि अगर मान लो, देखो जहां E1 होना है वहां इनमें से दोनों जगह से कोई भी बेस लग सकता है, जहां E2 होना है इन दोनों जगह से कोई भी बेस लग सकता है, पर ये मैंने अलग अलग इसलिए लिखवाए हैं कि कल को अगर मान लो सेकेंडरी अनब्रांच्ड है, वो E1 भी दे सकता है, वो E2 भी दे सकता है, तो वो बेस पे डिपेंड करेगा वो किस तरह का रिएक्शन देगा। तो ऐसे केस में अगर वीक बेस होगा तो E1 होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वो E2 होगा, ठीक है बच्चे। और ओरिएंटेशन आपको मैं पहले करवा चुका हूं, याद करें, आपको करवाया था टैक प्रोडक्ट में, टैक, मैट, ठीक, और ईट, ठीक है जी, यानी जो थ्रियोफॉर्म्स होती हैं और एंटी एलिमिनेशन गिब्स एल्कीन। इवन मैं ऐसा बोल दूं कि ऑन एलिमिनेशन टेक मेट करो, ठीक, तो थ्रियोफॉर्म ऑन एलिमिनेशन गिव्स इज, मीसोफॉर्म ऑन एलिमिनेशन गिव्स ट्रांस एल्कीन्स, ठीक, एरिथ्रोफॉर्म ऑन एलिमिनेशन गिव ट्रांस एल्कीन, क्योंकि मीसो और एरिथ्रो एक ही तरह की होती है, ठीक है। ये पहले आपको समझा चुका हूं बेटा, मैं बोलो बता चुका हूं ना ये बात मैं पहले, टेक मेट ईट,
यानी कि अगर थ्रियो फॉर्म होगी तो सिस, अगर मीजो फॉर्म होगी तो ट्रांस, और अगर एरिथ्रो फॉर्म होगी तो भी ट्रांस। ये हम पहले कर चुके हैं। तो ये तो था डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन, ज्यादा इसमें परेशानी वाली बात है नहीं, सारा कुछ आपको क्लियर है, बाकी मैकेनिज्म पहले करवा चुका हूं। ठीक, अब आ जाओ आगे बेटे जी, लास्ट बात है डीहाइलोजिनेशन। लास्ट बात है डीहाइलोजिनेशन। देखो बेटे, डीहाइलोजिनेशन की जहां तक बात करें, dehalogenation, that is removal of halogen, removal of halogens, ठीक है बेटा। डीहाइलोजिनेटिंग एजेंट होता है जिंक। डीहाइलोजिनेटिंग एजेंट क्या होता है? जिंक। समझ में आई बेटा बात? क्लियर? इसमें जैसे हमारे पास CH3, CHBr, CHBr, CH3 होगा इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। इसको हीट कर दो। जिंक का काम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को निकालना होता है, यहां से ये बन जाएगा एल्कीन। ठीक है जी, क्लियर? वहीं पर हमारे पास अगर टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव होगा, टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव होगा लाइक दिस, तो भी बेटा हीट करके सारे ब्रोमीन निकाल देने का और एल्काइन बना देने का, ये डीहाइलोजिनेशन है। कोई खास चीज में बताने लायक है नहीं बेटा, सिर्फ ये है कि ये E2 होता है, इसमें E1 नहीं होता। इट इज E2 नॉट E1। और E2 है तो एंटी एलिमिनेशन होती है, उसको मैं पहले समझा चुका हूं, एंटी एलिमिनेशन। और उसकी वजह से वो आपको सारा एंटी एलिमिनेशन का मैंने E2 में मैकेनिज्म में बताया था कि मीजो को कैसे बनाना है, साइक्लिक को कैसे बनाना है। ठीक, तो एंटी एलिमिनेशन होती है, उसमें वही टेक ईट मैट, टेक मैट ईट, वही याद रखने का है, वैसे ही प्रोडक्ट बनाने का है, बाकी कुछ और करने का हमारे पास नहीं है। बोलो बेटे, बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ठीक, सो दिस इज इट विद एलिमिनेशन। अब कल सुबह मिलेंगे, कल सुबह, आज शाम को नहीं, प्लीज कान बड़े बड़े, आज शाम को नहीं, कल सुबह 10:30 बजे। और कल हम सुबेरे पढ़ेंगे क्या? कंपटीशन बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, तो कल 10 o'clock मिलेंगे सवेरे, 10 o'clock, 10 o'clock कितने बजे? 10 बजे, नॉट 10:30। कान बड़े बड़े, कितना? 10 o'clock। या ऐसा करें यार, शाम को ही चलो कल 2 क्लासेस लेके खत्म करते हैं। ठीक, कल मॉर्निंग में भी शाम को भी रख लेते हैं, दो दिन दो टाइम चलेगा? ज्यादा हो जाएगा कि कम होगा? जल्दी बताओ जल्दी।